अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह सॉल्व करना है करंट रेशियोज़ को। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं of self correction problem, that is from chapter number 6 of financial Van Horn book, and its chapter name is financial statement analysis. So इसमें क्या है हमारे पास कि उसने एक कंपनी बताई हुई है कि कंपनी हमारे पास एकम प्लम्बिंग कंपनी है जो कि अपने सेल करता है प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑन टर्म्स ऑफ 210 नेट 30। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर लास्ट 3 ईयर्स जो उन्होंने दी हुई है हमें, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड नेट फिक्स एसेट्स, सारा कुछ दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले मैं इसको सेग्रीगेट मैंने कर लिया कि करंट एसेट्स को मैंने अलग कर लिया, फिक्स एसेट को अलग कर लिया। तो करंट एसेट्स में हमारे पास बेसिकली क्या आता है, कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, इन्वेंट्री आता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक चीज़ है। और उसके अलावा और भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं इन केस अगर वो लेस देन 1 ईयर के हों। और उसके अलावा डिफरेंट और भी हमारे पास एसेट्स हैं। तो बेसिकली जो उन्होंने हमें गिवन दिए हुए हैं हमने उसके हिसाब से इसको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन के बाद लास्ट में वो कहते हैं कि यूजिंग दिस द रेशियोज डिस्कस इन द चैप्टर एनालाइज द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 3 ईयर्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसकी क्या पोजीशन रही है, किस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, व्हाट डज द नंबर्स से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास रेशियोज़ हैं हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेशियोज़ हमारे पास मौजूद है। ये मैंने इसका एक लगाया हुआ है कि हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं जिसमें करंट रेशियो, एसिड टेस्ट क्विक रेशियो आ जाती है। ठीक है, लेवरेज रेशियोज़ हैं हमारे पास जो कि हमें फाइनेंसिंग इसके बारे में बताता है। और साथ टोटल एसेट्स और डेट में कितना हमारा परसेंटेज है, कितने परसेंट हमारे पास डेट हैं और कितने परसेंट हमारे पास एसेट्स हैं टोटल। उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज बताता है कि हम एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, हम किस पोजीशन पे हैं, क्या हम अपने इंटरेस्ट के चार्जेस को एफिशिएंटली कवर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर्स है, एक्टिविटी रेशियोज़ है हमारे पास, टर्नओवर रेशियोज, एंड द लास्ट वन विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन है एंड अदर रेशियोज। सो हमने ये देखना है कि हमारे पास बेसिकली जो जो एलिमेंट गिवन है हमारे पास, हमने उसके हिसाब से पहले तो रेशियो देखनी है। हमने हर कैटेगरी की, लिक्विडिटी हो गया, लेवरेज हो गया, एक्टिविटी हो गया, हमने हर कैटेगरी की जो रेशियो पॉसिबल है निकाल सकते हैं हम उसको निकालेंगे और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि what does the number says about the company, if there any problem is there in any problem in the company। तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट रेशियो को हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि आप करंट एसेट को डिवाइड कर देते हो करंट लायबिलिटीज़ के साथ। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट पे। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले, ये मैंने इसकी ईयर्स डाले हुए हैं, ईयर्स 2 to 3। ठीक है, और इसको ज़्यादा सा मैंने पहले से लिखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री आते हैं। हम तीनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे इसको विद द करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट पेएबल्स हैं, एक्रूवल्स हैं, बैंक लोन्स हैं। ठीक है, और बैंक लोन्स शॉर्ट टर्म। अब देखें, बैंक लोन्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि ये शॉर्ट टर्म है, तो हमने इसको एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट किया है। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो टोटल हमारे पास करंट एसेट थे 630,000, इसको हमने डिवाइड कर दिया विद 530,000 और हमारे पास आ गया है ये 1.19 करंट रेशियो। ठीक है जी, और उसके बाद हमने एसिड टेस्ट रेशियो निकाल लिया है जो कि हमारी निकलती है विद करंट रेशियो में से हम इन्वेंट्री को जस्ट माइनस कर देते हैं और हमारे पास पीछे बचते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं विद द करंट लायबिलिटीज़। और ये शो करती है कि हमारे पास हमारी एबिलिटी कि हम अपने मोस्ट लिक्विड एसेट से कितना एफिशिएंटली अपने लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। और ये जैसे कि शो कर रहा है कि 0.43 हमारा जो 2001 में था, उसके बाद 46 हुआ और 40 हो गया। कि जो हमारा 2003 में हमारा करंट जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2002। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रेशियो ज़्यादा हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी
सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे नहीं है। अगर हम करंट रेशियो और एसिड रेशियो को देखें तो हमारी बिलो द एक्सपेक्टेशन और बिलो द स्टैंडर्ड है हमारा। और इसके अंदर जो है बेसिकली आप मार्केट को भी देखते हैं, इंडस्ट्री में क्या परसेंटेज जा रही है। अगर मे बी ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से ये सेटिस्फैक्ट्री इनका रिज़ल्ट हो, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, वो 2:1 जो है सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर किया जाता है। अगर करंट एसेट्स हमारे पास लार्जर अमाउंट में हों और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास उस अमाउंट से हाफ में हो, तो हमारे पास जो है 2:1 की एक रेशियो आती है जो कि कंसिडर की जाती है सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो है 1.19 रेशियो है, 1.25 है, 1.20 है, जिसका मतलब है कि हमारे पास करंट एसेट्स कम है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दैट एरिया ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ कि हम कुछ अकाउंट पेबल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर इन्वेंट्री हमारी जो है उसका टर्नओवर उसका ठीक नहीं है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास लेवरेज रेशियो है, जिससे हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं। ये शो करती है कि हमारी एक फाइनेंसिंग मिक्स को, कि हम कितने परसेंट डेट फाइनेंसिंग यूज़ करें और कितने परसेंट इक्विटी फाइनेंसिंग यूज़ करें। तो जनरली क्या होता है कि जो डेट फाइनेंसिंग है वो 30-70% का हिसाब होता है कि आप 30% आप जो है इक्विटी फाइनेंसिंग यूज़ करते हैं एंड 70% अबव परसेंटेज जो है वो आपकी डेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फैक्ट्री जो है इतना रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा। अब हम एक सिर्फ नंबर को देख के उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट नहीं कर सकते, उसके हमें डिफरेंट रेशियोज़ को देख के फिर एक जनरल कंक्लूजन के ऊपर आना पड़ेगा, और उससे हमें पता चलेगा कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये इनका अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह हमने रेशियोज़ को निकालना है, आइडेंटिफाई करके एलिमेंट्स को। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ इसके लिए एलिमेंट चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट चाहिए, और साथ हमारे पास इंटरेस्ट का वेयर इज़ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एबिट चाहिए, दैट इज़ द अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस। वेयर एज हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। सो वी विल लीव दैट रेशियो। सो आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव टू द एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर्स हैं, जो इसका मतलब है कि हमारे एक साल के अंदर कितना रिसीवेबल जो है टर्नओवर होता है। ठीक है, और कितनी हम एफिशिएंटली उसको हम टर्नओवर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ये इंडस्ट्री के हिसाब से जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं मे बी सेटिस्फैक्ट्री हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये इनका ये रिसीवेबल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आगे हम देखते हैं अगर इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब रिसीवेबल्स को हम फाइंड करने का अगर तरीका देखें वो ये है रिसीवेबल टर्नओवर का, कि आप उसके ये देखिए मैंने इस तरह किया हुआ है कि आप जो है अकाउंट रिसीवेबल्स को डिवाइड करते हैं, सॉरी सेल्स को डिवाइड करते हैं विद द अकाउंट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल टर्नओवर हमारे पास ये है, हाँ, एनुअल नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड करते हैं रिसीवेबल्स के साथ, और आपके पास आ जाता है रिसीवेबल टर्नओवर। और इसके बाद अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 365 डेज़ हमारे ईयर्स में होते हैं, एक ईयर में हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं विद द रिसीवेबल टर्नओवर है। वेयर एज जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सवाल के अंदर के यहाँ पे जो उनकी कंपनी है वो 360 डेज़ को कंसिडर कर रही है इन अ ईयर, तो वो जो है हम 360 के साथ डिवाइड करेंगे विद द रिसीवेबल टर्नओवर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। दैन उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ दैट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे हम इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, तो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मौजूद है, तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री के साथ, दैट इज़ 400,000।
तो हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर, और हम इसी तरह हर ईयर की फाइंड कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन रह जाता है, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और इसको फाइंड करने का भी सिंपल तरीका है कि आप नेट इनकम को या फिर प्रॉफिट बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से डिवाइड कर देते हैं, या फिर एबिट से डिवाइड करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला हम देखें कहाँ पे बोला, हाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से आप डिवाइड करते हैं विद द नेट सेल्स। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ये है 300,000 का नेट प्रॉफिट है, और ये हमारे पास 4 मिलियन की हमारी सेल्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, बिकॉज होता है परसेंटेज, और वो परसेंटेज में हमें आंसर देगा। तो ये 7.50 परसेंटेज में है, एंड 4.65 परसेंटेज हमारी नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज़ हुई है, और उससे नेक्स्ट ईयर और डिक्रीज़ हुई है, जिसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, कोई इसका वजह हो सकती है। जिस तरह हमें शो कर रहा है कि हमारे करंट रेशो जो है आर्बिट्रेरी है, एम्बिगुअस है, कोई उसका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है। एसिड टेस्ट रेशो भी हमारी ठीक नहीं है। इक्विटी अगर हम देखें, डेट टू इक्विटी हमारी जो हमारी फाइनेंसिंग मिक्स है उसमें भी हमारा इशू है। तो जो इसके बेसिक जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि